हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग का चैनल में स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, हम इस वीडियो में अक्टूबर 28 यानी कि आज का बिजनेस लाइन की जो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे काम क्या क्या लगा एग्जाम के लिए वो देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताओ WHO और इसके अराउंड ये वैक्सीनेशन का जो अप्रूवल्स का काफी चर्चा में चल रहा है। एक तो USFD की फुल फॉर्म याद रखना आप, है ना। और इसके अलावा इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के बारे में भी इसमें बातें हैं। अपन वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करेंगे इमरजेंसी यूज लिस्टिंग क्या है, काफी बार चर्चा में आया है। उसके अलावा जो इंडिया की वैक्सीन रिलेटेड डेवलपमेंट्स हो आप याद रख लेना, क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, पेटीएम अपने दोस्तों 18,300 करोड़ रुपए आईपीओ ला रहे हैं। तो आईपीओ की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और 8 नवंबर को आएगा तो और ज्यादा चर्चा में रहेगा। आगे अगले न्यूज पे चलते हैं। देखो, अगली न्यूज की बात करते हैं तो एक बहुत ही फेमस ब्रांड है यूके का, ब्रिटेन का, ली कूपर। इसको दोस्तों फिलहाल अभी जो रिलायंस जो है, रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड, इन्होंने खरीद लिया है। रिलायंस दर्शन मेहता जिनके चेयरमैन है। और इन्होंने एक जॉइंट वेंचर है जिसका नाम है आइकॉनिक्स लाइफ स्टाइल इंडिया लिमिटेड, इसके थ्रू खरीदा है। यानी कि रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड की जॉइंट वेंचर कंपनी है आइकॉनिक्स लाइफ स्टाइल इंडिया लिमिटेड, उसने खरीदा है ली कूपर को, ब्रिटेन की कंपनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि जो आरबीएल ने कौन सी इंटरमीडिएरी के जॉइंट वेंचर के थ्रू खरीदा है, यानी कि थोड़ा और माइन्यूट में जाके। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांड है ली कूपर यूके का। अब आते हैं अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के ऊपर आर्टिकल है दोस्तों। मतलब जो एग्रीकल्चर में क्या वेजेस से क्या हालत है, तो इन्होंने यही बोला कि जो लैंड होल्डिंग्स फ्रेगमेंटेड है, उसकी वजह से दोस्तों एग्रीकल्चर जो भी हाउस होल्ड्स है वो नए नए जो आय के स्रोत हैं उनकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक दो एनालिसिस दिया गया है बेसिकली। यहाँ पे एवरेज एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो एनएसओ के राउंड को कंपेरिजन किया गया है। 2012-13 में 70वां राउंड हुआ था, 2018-19 लेटेस्ट 77वां राउंड हुआ था। तो अगर आप बात करोगे टोटल इनकम, तो दोस्तों अभी फिलहाल 10,208 है एवरेज मंथली हाउस होल्ड इनकम। 10,208, ये आपको याद होना चाहिए, आप कहीं भी कोट कर सकते हैं ये चीज। और उसके अलावा अभी फिलहाल जो है सबसे ज्यादा इनकम फ्रॉम वेजेस 4,063, कितना, 4,063 इनकम फ्रॉम वेजेस। दूसरे नंबर पे इनकम फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन कल्टीवेशन 3,798, लगभग 3800 बोल सकते हो। फिर उसके बाद इनमें इनकम फ्रॉम फार्मिंग ऑफ एनिमल्स, फिर उसके बाद में नॉन फार्म बिजनेस, उसके बाद में फिर लीजिंग आउट ऑफ द लैंड, बहुत कम है। तो ये यहाँ पे मंथली इनकम का दिया है, प्लस यहाँ पे कंपेरेटिव चार्ट दिया गया है। आप देख सकते हो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर 2012-13 में बात करते हैं तो 48% इनकम, लगभग यानी 50% इनकम आती थी क्रॉप कल्टीवेशन से। लेकिन अभी माहौल बदल चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ 37% ही आती है क्रॉप और प्रोडक्शन से। उसके अलावा 40% आती है दोस्तों वेजेस से, यानी कि मजदूरी से आती है 40% इनकम फिलहाल 2018-19 की बात करें तो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीक्वेंस पूछे ऑर्डर में अरेंज करो तो आपको पहले अभी फिलहाल 18-19 के लिए क्या लगाना है, इनकम फ्रॉम वेजेस पहले नंबर पे, दूसरे पे क्रॉप या कल्टीवेशन, तीसरे पे एनिमल रेयरिंग्स। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे वही दिया गया है कि अभी 2000 पहले 2012-13 में 48% आती थी क्रॉप कल्टीवेशन से, लेकिन अब 37% रह गई घट के। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करते हो तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे आप आएंगे तो एक चीज और दी गई है यहाँ पे, अभी ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स एग्रीकल्चर में है। अभी 2015-16 के अनुसार 1.08 हेक्टेयर रह गए, यानी कि पर किसान के काफी कम जमीन है। तो यह भी एक रीजन है कि नॉन वेजेस से, क्योंकि खेती नहीं रहेंगे तो कमाई कहाँ से होगी, तो वेज मजदूरी करना पड़ता है और मजदूरी का शेयर बढ़ जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट है। इसका सोर्स की बात करें तो दोस्तों ये सोर्स है situation assessment of agriculture households and land and livestock holdings of households in rural India, national sample survey। काफी इंपॉर्टेंट है, इसका राउंड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, नाबार्ड में, और इन जनरल आप एग्रीकल्चर क्वेश्चंस में कोट कर सकते हैं चैलेंजेस के अंदर। दो आर्टिकल्स है, क्विकली जो की पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको सबको पता होगा माइक्रो फाइनेंसिंग क्या होती है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के बारे में अभी आरबीआई के गवर्नर है डीजी है एक, तो इन्होंने बोला है कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का जो मोटिव था ना, सोशल कोज, उसको अभी उनको परस्यू करना चाहिए। तो ये यहाँ पे बोला गया है आर्टिकल में, आप ऐसे में कोट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप जो है प्रॉफिट के पीछे मत भागो, जो सोशल गुड जो आपने बेसिकली जो इसके लिए आप ऑब्जेक्टिव है, आप मतलब आप एस्टेब्लिश हुए कि बॉटम जो पीपल है उनको सपोर्ट करे, तो आप अभी बनाए रखिए। उसके बाद में ये है करेंसी इन सर्कुलेशन, फिलहाल अभी 29.25 लाख करोड़ रुपए लगभग, आपको पता रहना चाहिए, डेटा पूछा जा सकता है कि एज ऑन पूछ सकता है।
एज ऑन अक्टूबर कितना है? 29,25,263 करोड़ रुपए करेंसी इन सर्कुलेशन। ठीक है, भारत और इंडिया के बीच में डिजिटल डिवाइड को दिखाता है इसलिए। अगले आर्टिकल पे आते हैं तो एक्जिम बैंक ने अपने बॉन्ड्स को एफ्रीनेक्स पे लिस्ट किया है। एफ्रीनेक्स के बारे में देखते हैं, पहले तो देख लेते हैं कि 1 बिलियन बॉन्ड जो है 10 साल टेन्योर वाले बॉन्ड्स को कूपन इंटरेस्ट है 2.25% पे यहाँ पे दिया गया। मॉरिशस से रिलेटेड न्यूज इसलिए, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर अभी प्रविंद कुमार जगन्नाथ, याद रखना, और उसके अलावा एक्जिम के अभी मैनेजिंग डायरेक्टर है हर्षा बंगारी जी। ठीक है, अब एफ्रीनेक्स के बारे में यहाँ दिया गया। एफ्रीनेक्स क्या है? एफ्रीनेक्स दोस्तों एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस ने लॉन्च किया है टू सेट अप पैन अफ्रीका एक्सचेंज। ठीक है, बिकम एन इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर। इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर बेसिकली अक्रॉस द अफ्रीका। तो ये बेसिकली हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और बीएससी टेक्नोलॉजी और स्किल पार्टनर है एक्सचेंज के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना एफ्रीनेक्स के अराउंड इनिशिएटिव आ सकता है एग्जाम में। उसके अलावा आप सभी को पता है इंडिया स्किल डेवलपमेंट स्किल रिलेटेड इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। COP26 ग्लासगो बहुत चर्चा में है, बहुत सारा क्या कहते हैं मतलब बातें हो रही है, कमेंट्री चल रही है, बॉल बाय बॉल कमेंट्री। अगला क्वेश्चन है, अगला न्यूज है, श्रीलंका ने भी अपने इफ्को ने जो नैनो यूरिया बनाया था वो इंपोर्ट स्टार्ट कर लिए हैं। श्रीलंका के अंदर एग्रीकल्चर डिजास्टर फेस किया जा रहा था, काफी ज्यादा जो केमिकल्स है फर्टिलाइजर्स है काफी इंपोर्ट करते हैं, काफी कॉस्टली पड़ रहा था, तो इसलिए उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली किस फूड में प्राइसेस काफी बढ़े थे, फूड क्राइसिस भी देखा गया श्रीलंका में। तो ये पूछा जा सकता है, अब पहले भी किसी एग्जाम पूछा गया था कौन किसने नैनो यूरिया डेवलप किया है, इसको ने, और इसके नैनो यूरिया के जो माइन्यूट फीचर्स है वो भी आप देख लेना। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया पैनल सेटअप किया जो पेगासस नाम का जो हौला हो रखा था उसके अराउंड, उसके चेयरमैन होंगे RV रविंद्रन। ठीक है, एक्स सुप्रीम कोर्ट जज। इंपॉर्टेंट है, काफी दिनों से इसके 2-3 महीनों से पूरा चर्चा में है, इसके अराउंड बातें हो रही है, तो याद रखना आप इनके चेयर, पैनल के चेयर। और जो प्राइम मिनिस्टर को इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, लेकिन चेयर तो फिलहाल अभी भी विवेक देब्रॉय जी हैं। पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी। देखो अगली न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आएगा कहीं ना कहीं। जो हमारा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो रिसेंटली सेटअप हुआ था ना, इस बार बजट में अनाउंस हुआ था, तो उसके पहले चेयरमैन बन गए हैं KV कामत जी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले 2-3 एग्जाम में, आने वाले 2-3 साल तक न्यूज में रहने वाला ऐसा टॉपिक है। नाफिड के नए पहले चेयरमैन कौन बने? KV कामत जी। देखो अगर इसकी बोर्ड की बात करें तो यहाँ बोर्ड भी दिया गया है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिटेल में एंटर होके। टोटल बोर्ड में 13 मेंबर्स रहेंगे इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो एक तो चेयरमैन रहेगा प्लस 4 फुल टाइम होल टाइम डायरेक्टर्स रहेंगे, WHD। एक चेयरमैन, 4 होल टाइम डायरेक्टर्स प्लस 2 गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर्स, GND। ठीक है, प्लस बाकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने? 6। पूरा बोर्ड का समझ में आया स्ट्रक्चर। एक रहेगा चेयरमैन, 4 रहेंगे होल टाइम डायरेक्टर्स, 2 रहेंगे गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर और 6 रहेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। टोटल 13 मेंबर्स रहेंगे। तो जैसे आपको पता होगा ये जो बैंक है इसका क्या क्या सपोर्ट रहेगा, लॉन्ग टर्म नॉन रिकर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड्स डेरिवेटिव्स मार्केट नेसेसरी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको आप। अब आते हैं अपन एक इमरजेंसी जो यूज लिस्टिंग है, काफी चर्चा में था, इसके अराउंड यहाँ पे दिया गया, बिजनेस लाइन ने एक्सप्लेन किया है। व्हाट इज EUL। बेसिकली EUL बोला गया है कि प्रोसीजर है जो कि रिस्क बेस्ड, जिसके अंदर असेस किया जाता है, लिस्ट किया जाता है वैक्सीन को, ताकि जो जल्दी जल्दी जो लोग को अवेलेबल हो सके इन केस ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लाइक कोविड। ठीक है ना, ये बात उन देशों में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जिनके अंदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं रहती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है, एलोबरेटिव नहीं रहती है, तो WHO के जो रिकमेंडेशन उनके ऊपर डिपेंड करता है। और इंटरनेशनल ट्रेवल भी आसान हो जाता है, EUL लिस्टिंग वाली एक्शन रहती है। तो अब बेसिकली इसमें दिया गया प्रोसेस क्या है भाई, प्रोसेस दो, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, 12 से 24 महीने लगते हैं वैक्सीन बनाने वाला सबमिट करता है। तो लेकिन अभी कोरोना के टाइम में फास्ट कर दिया था रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए। बेसिकली जो एप्लीकेशन सबमिट किया जाता है इसको 2 कमिटी रहती है, स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स एंड इम्यूनाइजेशन SEG एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप। ये दोनों एडवाइजरी ग्रुप्स WHO को रिकमेंड करते हैं। और अभी कितनी वैक्सीन EUL यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे बाकी चीजें दी गई है। तो आई होप आज को आपका
आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट करते रहे दोस्तों। वीडियो एंड करता हूँ यहाँ पे।